वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। उनसे जानेंगे बच्चों बड़ों बूढ़ों सबके हवाले से आज बात होगी। सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मुस्तफीद सेगमेंट है। आप सब देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। यकीनन इस पूरे सेगमेंट में आपकी मालूमात में इजाफा होगा। आइए बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं कहकशां? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको मुस्कुराते शुक्रिया सुबह। जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब माशाल्लाह जब भी आप आते हैं हम बात करते हैं बच्चों के हवाले से। आज ओवरऑल बात करेंगे क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। समर्स जब भी मतलब सितंबर जब भी आता है तो ऐसा लगता है कि जून जुलाई आ गया है। अब दोबारा से ऐसी हो गया, बीच में बड़ा अच्छा वेदर हो गया था, वापस से गर्मी हो गई है। तो ऐसी गर्मी की सूरत हाल में जो लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और चाहते हैं हेल्दी तरीके से करें तो किस तरह से कर सकते हैं और अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं इन समर स्पेशली? अच्छा, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आजकल कहकशां आपने देखा होगा कि जिमनास्टिक का रिवाज थोड़ा सा बढ़ गया है। लोग छोटे इलाकों से लेके बड़े इलाकों तक जिम्स खुलना शुरू हो गए हैं। लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। और जहाँ आपकी जो आपकी खुशी है वो आपकी पूरे जिस्मानी एक्सरसाइज से ही पैदा होती है। नो डाउट। क्योंकि हमारे जो जितने भी खुशी वाले हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स हैं ये सारे रिलीज़ होते हैं जब हम खुश होते हैं। बिल्कुल। जब खुश होते हैं, और खुश कब होते हैं? जब हम हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं। अब लाइफस्टाइल में हम हमेशा हर चीज़ कहते हैं कि स्लीप वेल, हाइड्रेट वेल, वाइटामिन्स वेल, लाफ्टर थेरेपी वेल, एक्सरसाइज करें, जिम करें, साइकिलिंग करें और खुश रहें। तो ये सारी चीज़ें एक लाइन से एक प्रोटोकॉल पे आती हैं। तो इसी प्रोटोकॉल पे ये है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, एक्सरसाइज लोग कर रहे होते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से अपने आप को रिहाइड्रेट नहीं करते। अच्छा, मैंने देखा है उसमें बड़ी मसल क्रैम्पिंग शुरू हो जाती हैं, इंसान डिज़ी हो जाता है। अच्छा, बच्चे भी आजकल मैंने देखा है कि स्कूल्स में भी थोड़ा सा रिवाज बढ़ गया है, थोड़ा सा जिमनास्टिक का, रेसिंग का, वॉक का, और ये सारी चीज़ें, स्विमिंग का बढ़ गया है। तो हम थोड़ा सा स्विमिंग में तो रिहाइड्रेट की ऐसे ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल दूसरे चीज़ों में एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, अपना रिहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। लोग क्या करते हैं, अपने सिर्फ साथ पानी की बोतल कैरी करते हैं। ठीक है। अच्छा, पानी की बोतल जब कैरी करते हैं तो आपके जो नॉर्मल रूटीन पे आप अगर पसीना देखें तो पसीना नमकीन होता है, और नमकीन पसीने में जो निकलता है ना वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं तो वेल टू डू ये होता है कि यू शुड रीहाइड्रेट योर सेल्फ विथ अ सॉल्ट वाटर, और साथ में आप थोड़ा सा उसमें अगर थोड़ा सा स्मूदी बना लें तो एक तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या आपके जो मिनरल्स जो आगे पीछे कम हो रहे हैं वो बेहतर हो जाते हैं, और आपकी जो मसल क्रैम्पिंग्स हैं वो नहीं होती है उस तरह की जितनी मसल क्रैम्पिंग एक्सरसाइज या वॉक के बाद हो जाती है। तो आप एक तो पानी का बॉटल लें, पानी के बॉटल में या तो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इसमें जो है ना थोड़ा सा, अच्छा नमक का इस्तेमाल इतना नहीं होता कि आपने भर के नमक डाल दिया। हाँ। इट्स अ 1 स्पून, एक पूरी बॉटल में 1 स्पून बहुत होता है। ठीक है। और आयोडाइज नमक डालें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तो ये सुन्नत भी है कि नमक का इस्तेमाल करना भी चाहिए, तो नमक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, उसमें आप लेमन डालें, थोड़ा सा इसमें जिंजर मिला लें, मिंट मिला लें, जो पुदीना होता है वो मिला लें, और साथ में जो है चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। उससे बड़ा फाका हो जाता है। एक तो उसमें मिनरल्स, चिया सीड्स में आयरन बहुत है और मिनरल्स बहुत है। बिल्कुल। इसमें आपको एकदम जो है आपको एनर्जी रिप्लेस कर देता है। अब आप जो बाहर के जो फार्मूलाज लेते हैं ना, एग्जांपल है जो ये ओरल रिहाइड्रेट या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और ये होती हैं, इससे बेहतर ये कि आप अपना पानी घर से बनाएं और वो लेके जाया करें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जब गर्मियाँ जैसे हम बात कर रहे हैं तो बच्चों के हवाले से यहाँ पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का सर जो है वो गर्म हो रहा होता है, हालांकि उनको बुखार नहीं होता। ये क्या माजरा है? अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि देखिए, बच्चों का जो टेम्परेचर होता है ना वो बढ़ रहा होता है। एक जब बच्चा बढ़ रहा होता है ना तो हमारी बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बढ़ रही होती है। जब बॉडी मास बढ़ता है तो हमारी बॉडी थोड़ी सी हीटेड रहती है। अच्छा, स्कल का साइज़ भी आपका रोज़ाना बढ़ रहा होता है, एक वक्त में आके रुकता है जो एज है तकरीबन 7 से 8 साल पे जाके वो रुक जाता है।
तो जब तक आपका जब बॉडी मार्क्स बढ़ता है तो आपकी बॉडी थोड़ी सी हीटेड रहती है। अच्छा, बच्चों का सर जो है नॉर्मली तौर पे वो गर्म रहता है निस्बतन के आपकी बॉडी से, वो हमेशा की तरह होता है। उसमें हाथ पांव थोड़े से ठंडे रहते हैं, उसको आपको गर्म रखना ज़रूरी है, वरना वो पेरिफेरल साइनोसिस होगी या तो फिर वो बच्चा ठंडा होगा, क्योंकि ठंडक ज़्यादातर उंगलियों पे लगती है। ठीक है। तो सर के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लोग बहुत परेशान होते हैं, इसीलिए हमने आज छोटे छोटे सवालात का जो है वो सेशन रखा है कि जो माएँ और जो वालिदैन और घर वाले परेशान हो जाते हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, बहुत गर्म हो रहा है और बॉडी जो है बिल्कुल नॉर्मल है, और आप थर्मोमीटर ले रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो इट्स ए नॉर्मल फिनोमेना, क्योंकि आपकी ब्रेन का एक्चुअली जो साइज़ बढ़ रहा होता है, इसकी वजह से आपका जो टेम्परेट होता है वो ज़्यादा हीटेड लगता है आपको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि हम लोग अक्सर बेशतर छोटे बच्चे हमारे होते हैं तो हम बाम का इस्तेमाल करते हैं, और वो बाम कौन सी है उसका नाम भी हम ले ही लेते हैं। विक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्या विक्स का इस्तेमाल करना सही है या मुज़िर सेहत है? अच्छा कहकशा, ये सवाल रिपीटेडली माएँ या वालिदैन जो मेरे कमरे में आते हैं, मैं अगर कहूँ ना कि सादे पानी की स्टीम देनी है तो छूटते मुंह, मतलब इसमें कोई बिला जस जो है उसमें कोई जेर ज़बर नहीं लगाते, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि विक्स का इस्तेमाल, विक्स डालते हैं उसमें। विक्स बहुत ज़्यादा 2 साल से छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है, और उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं, क्योंकि उसमें मेंथॉल होता है और वो सफोकेट करती है, और वो जो आके ब्रोंकस, क्योंकि छोटा बच्चा ब्रोंकस को खाली नहीं कर सकता। जब बहुत ज़्यादा ब्रोंकस खुलेगा तो क्या होगा कि एकदम ब्रोंकस वहाँ पे कोलैप्स होने की, टाइट हो जाएगा ब्रोंकस। तो आपको विक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको स्टीम देनी है या आपको इसको खोलना है तो बेहतर ये है कि सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी का हल्का सा उसमें अगर पिंक सॉल्ट वो डाल सकती हैं, थोड़े से लौंग डाल दें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी असर करवाएं 2 साल से छोटे बच्चों का। निस्बतन के आपके विक्स जो यूज़ करते हैं उससे नुकसानात बहुत हैं, फ़ायदे कम है। ओके। तो आपको कुछ भी नहीं करना और विक्स का बिल्कुल कतई इस्तेमाल नहीं करना। तो जो न्यूबॉर्न के हवाले से आती है उनकी भी अलग आती है, वो भी एक ही चीज़ है या वो भी यूज़ कर सकते हैं? कहते हैं कि वो सेफर साइड पे कहते हैं, बट अभी तक देखिए कोई इंटरनेशनली एफडीए अप्रूव्ड कोई ड्रग नहीं है कि मैं कहूँ एफडीए अप्रूव्ड है और इसको आपको यूज़ करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एफडीए में ये है कि आप स्टीम बाकायदगी से दें, हल्का सा भी नज़ला और नहीं भी हो, आप डेली बेसिस पे एक स्टीम दिया करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके ब्रोंकस और ये जो नाक की जो नालियाँ हैं, सारी साइनसेस और ब्रोंकस सारे खुल जाते हैं, और उस पर छोटे छोटे जो असरात होते हैं फ्लू के, डस्ट माइट्स के, डर्माट्रॉफ्स के जो मोल्ड्स होते हैं, ये छोटी जो ऐसे माइक्रोस्कोपिक डर्माट्रॉफ्स होते हैं जो नज़र नहीं आते हैं, वो जब अपनी नाक में चढ़ जाते हैं तो स्टीम इज़ द बेटर वे टू किल देम। ओके डॉक्टर साहब, गर्मियों में बच्चों को नहलाने के बड़े मसाइल होते हैं, और छोटे बच्चों को यूजुअली माओ को समझ नहीं आ रहा होता कि कितने दिन में इनको नहलाएं, 1 हफ्ते में नहलाना चाहिए या 2 हफ्ते में नहलाना चाहिए, और क्या उनको अगर टेम्परेचर है मामूली या थोड़ा ज़्यादा तो उनको हम बात दिला सकते हैं? वेरी नाइस सवाल। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर आपके रूम का कैसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। ठीक। आपकी दीवारें कैसी हैं। अगर कोई कहे कि गर्मी है और कोई कहता है ठंडी है, यानी आप डिफरेंस करें। ठंडक में आपकी दीवारें बहुत ठंडी हो जाती हैं, गर्मी में आपकी दीवारें बहुत गर्म हो जाती हैं। गर्मी में भी तो एज सच इश्यूज़ नहीं होते, बट अब गर्मी और सर्दी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब गर्मी में अगर आपको नहलाना है, ठीक है, आप एसी बंद कर दें, फ़ैन बंद कर दें, हीटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूक वार्म वाटर से प्रॉपर तरीके से नहलाएं। फ़ौरन निकालने के बाद हल्का सा ड्रायर मारें, ड्राई करें, प्रॉपर तरीके से इसको सोक करें और फिर कपड़े पहना के वो कर दें। अगर यही चीज़ आप सर्दी में कर रही हैं तो पहले आपको हीटर चला के आपके रूम के एटमॉस्फेयर को गर्म रखना ज़रूरी है, स्पेशली द दीवारें, क्योंकि दीवारों से ठंडक लगती है। फिर उसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर से थोड़ा सा ऊपर दर्जे का जो टेम्परेचर होता है उसको रख के फिर आप नहलाएं। फ़ौरन ही कपड़े आपके साथ में पड़े होने चाहिए, पैम्पर, डायपर, सारी चीज़ें आपके साथ पड़ी होनी चाहिए, और आपने जैसे ही आपने जो है वो कंप्लीट किया और जो है वो आपने फ़ौरन कपड़े पहनाए और आपने इसको पैक कर दिया बच्चे को। ठीक है। वो ईजीएस्ट वे है
सर्दियों का भी बता दिया और गर्मियों का भी बता दिया मैंने। ठीक है। और जो लोग अपने बच्चों को नहीं नहलाते, मतलब वो ये कहते हैं कि नहीं मौसम ऐसा है, छोड़ दो, हम बाद में दिलाएंगे, तो उससे कितने ज़्यादा मुज़िर असरात उनकी सेहत पे मरतब हो सकते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहलाना डेली चाहिए, क्योंकि आपके जितना भी पसीना होता है या आपके जो दूध लगा हुआ होता है, जो जितनी भी चीज़, इवन दो कि मैं तो बच्चों के लिए जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, जो दूध पीने वाले होते हैं, उनकी तो स्किन इतनी फोल्डेड होती है, इनकी गर्दन बड़ी फोल्डेड होती है कि यहाँ पे फंगस डेवलप्ड हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप तो बार बार एक हल्का सा नरम जो टॉवल्स होते हैं वो आप रखा करें, और इसको बार बार यहाँ से तो रिपीटेडली एक हल्का सा पोछा ज़रूर मारा करें। लोग पाउडर इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मैं पाउडर के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई उल्टा सीधा लोशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर लोशन इस्तेमाल भी करना है तो हाई ब्रांड यूज़ करें, लोकल ब्रांड्स या इनको यूज़ ना करें जिससे दाने हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई दफ़ा ये जो लोशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं इससे रैशेज़ हो जाते हैं, तो हम जो बॉडी पर रैशेज़ हो जाते हैं तो उसको तो कतई यूज़ नहीं करें लोशंस को। इससे बेहतर ये है कि आप कोई अच्छा ब्रांड का ऑयल ले लें, जैसे बेबी ऑयल्स आते हैं, वो ज़्यादा बेटर होते हैं निस्बत इनके लोशंस के, वो प्योर होते हैं, तो प्योर ऑयल थोड़ा सा यूज़ कर लें वो। और दूसरा जो है आप इसको क्लीन करें, डेली बात दें, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि एटमॉस्फेयर को आपको प्रॉपर तरीके से रख के बात देना है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जो बच्चों की मसाज होती है, मालिश होती है, वो करना ज़रूरी है या नहीं, या उससे जो है वो बच्चा अच्छा फील करता है, उसकी ग्रोथ में इसका कुछ किरदार भी है? क्योंकि बहुत सी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की मालिशें करती हैं, मसाज करती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कभी कभी बुखार भी हो जाता है, वो इतने थक जाते हैं, वो खुश हो रही होती है कि ठीक है। और एक बच्चों का वो जो सर बनाने वाला वो जो सीन होता है, ये क्या होता है? ये तमाम चीज़ों में कोई सदाकत है या नहीं? अच्छा, मसाज करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है, लेकिन यह है कि ये तरीका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि मसाज करते हुए ये ध्यान रखें कि देखिए बॉडी के जो छोटे बच्चों के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ का बोन है, यहाँ की बोन है, यहाँ की बोन है, बहुत नाजुक होती है, और स्पेशली ये जो की जो क्लेविकल बोन होती है वो तो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और सबसे ज़्यादा टूटती है, हड्डी सबसे ज़्यादा यही है। तो लोग जो ऐसे घुमा रहे होते हैं, ऐसे घुमा रहे होते हैं, उनको देखिए पैम्पर चेंज करने का भी तरीका है। पैम्पर को इस तरह चेंज ना करें, जैसे एक मसाज की हम बात करें तो मैं तो आपको पैम्पर की भी बात कर रहा हूँ कि पैम्पर को बच्चे जो है आप कहते हैं ना कि पाँव को ऊपर करके और फिर आप ऐसे पहना रहे होते हैं, ऐसे ना किया करें, क्योंकि इससे पेल्विक बोन टूटने के खतरे होते हैं। आपको पैम्पर चेंज करना है, अडल्ट हो या बच्चा हो, आपको पहले अच्छी तरह इसको वॉश करके फिर इसको घुमाएं राइट, आपने पैम्पर को डाला, फिर बच्चे को घुमाया लेफ्ट, और फिर उस तरह का पैम्पर आके दोनों को फोल्ड कर दें। ठीक है, वो ईजीएस्ट वे है। लोग क्या करते हैं, ऊपर उठा लेते हैं, तो दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोटोकॉल। दूसरा आपने क्या सवाल किया था, जो मिस जो आपका सर बनाते हैं जी, सर की एक बड़ी ख़ास बात बताऊं मैं, ये बताएं कि बच्चा 9 महीने कहाँ रहता है? हाँ, माँ के पेट में होता है। किस चीज़ में होता है? पानी में। बिल्कुल। उसमें कहाँ सर, कहाँ बॉडी, कहाँ पार्ट, कुछ नहीं बना रहा होता, वो तो खुद ही इतना सा होता है और इतना बड़ा होके बाहर निकलता है। बिल्कुल। तो उसमें सर की तो कोई बात नहीं होती कि सर किस तरह बन रहा है। हम ये उस पर जो है उस पर लगे हुए होते हैं कि सर बनाना है, सर बनाना है। देखिए पेरेंट्स की फरमाइश पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वैसे देखा जाए मेडिकली देयर इज नो प्रूफ कि सर बनाना है कि नहीं बनाना, कुछ ऐसा नहीं है। और वो डॉक्टर साहब, वो जो यहाँ पर एक होता है बच्चे का, वो जो ब्लिंक कर रहा होता है, तालु वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी भी कोई? अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ, अभी सर की बात बता देता हूँ। अच्छा, कुछ जगह पे कई मुल्कों में कैप्स पहना देते हैं, तो कई दफ़ा कैप्स पहनाने से बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ब्रेन का साइज़ बढ़ता नहीं है। ओह, तो ऑफ कोर्स उससे अवॉइड करें। अच्छा, सर के लिए हेड शेपर्स आते हैं, लेकिन वो कोई एज काम नहीं करते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना फरमाइशी प्रोग्राम पे आप एडवाइस कर देते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। बट एक जो कॉन्सेप्ट है ये समझ लें कि माँ के पेट में जैसे आया है ऐसे ही सर होगा, और ऐसे ही सर खुद ब खुद ही राउंड भी हो जाएगा, या सीधा होगा या थोड़ा सा टेढ़ा होगा, उसमें कुछ नहीं है। जब बाल आ जाते हैं हर चीज़ छुप जाती है। बिल्कुल। अगर आप देखें हज के सीज़न में, तो आप अगर टीवी पे देख रहे हो तो हर एक की जब बाल कटा लेते हैं तो आप देखें तो हर एक का साइज़ जो है, सर का जो शेप है, हर एक का टोटली डिफरेंट होता है। तो इसलिए इसमें कोई सदाकत नहीं है।
अच्छा, दूसरा आपने कहा फ्रंटली ओपन होता है और कई दफ़ा वो हो रहा होता है। इसमें दो होते हैं, एक आगे वाला फ्रंटली होता है और एक पीछे वाला होता है। ओके। पीछे वाला तो विद इन वीक्स बंद हो जाता है, आगे वाला जो है 18 महीने तक खुला रहता है। अच्छा, अगर वो ज़्यादा खुला रह जाए या बहुत जल्दी बंद हो जाए तो एक तो विटामिन डी ज़रूर चेक करना होता है और एक थायराइड के फिगर्स ज़रूर चेक करनी होती है। तो एक तो जब थायराइड अगर हाइपर थायराइड होगा तो जल्दी बंद हो जाएगा, हाइपो होगा तब भी डिले बंद होगा, विटामिन डी कम होगा तब भी डिले बंद होगा। तो हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाया करें और ज़रूर उनसे डिस्कस किया करें। ठीक है। और डॉक्टर साहब, छोटे न्यूबॉर्न बच्चों की बहुत सी अम्माएं दादियां जो है वो नाक की एक्सरसाइज वो बिठा रही होती है, माथा बिठा रही होती है, ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत होती है या इससे बच्चे को ही तकलीफ होती है? देखिए, मसाज फैक्टर्स कोई बुरे नहीं है। मसाज फैक्टर्स मैंने आपको कहा कि अगर एहतियात से अगर मसाज करते हैं, अगर हम भी अगर सोचें तो मसाज तो हम करते हैं, हमारी बॉडी के टेंडर पॉइंट्स को जो है हम रिलीज़ करवा रहे होते हैं मसाज से, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट तरीका इस्तेमाल करना, अब जैसे टीथ आ रहे होते हैं, अब देखें नाक की जो बात है, अब ये टेयर डैक जब ब्लॉक होती है, आंखों में से जो पानी आ रहा होता है छोटे बच्चों का, न्यूबॉर्न्स का, तो टीयर डैक ब्लॉक होती है। टीयर डैक जब ब्लॉक होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें मसाज करवाते हैं यहाँ से, इस तरह थोड़ा सा हार्ड मसाज होता है कि ये टीयर डैक खुल जाए। तो जब ये टीयर डैक खुल जाती है तो ऑटोमेटिकली 18 महीने तक भी टीयर डैक बंद हो सकती है और इसको हम कहते हैं कि अभी आई के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मसाज करें। रोज डेली अगर पानी आ रहा है या चिपड़ आ रहा है तो नॉमसलाइन से ऑइंटमेंट नॉमसलाइन यूज़ करें, या फिर एक ऑइंटमेंट आती है वो आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं, वो अगर चिपड़ ज़्यादा आ रहा हो तो आप ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना। दूसरा, ये जो मसाज यहाँ के मसाजेस है ना, देखिए ये साइनसेस मसाज है, इसको कहते हैं टैपिंग मसाज। तो साइनसेस जब ब्लॉक हो रहे होते हैं तो आप टैपिंग कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। दूसरा जो एक बड़ी अच्छी वो है मसाज, जब दांत आ रहे होते हैं ना, तो जब आप बच्चे के अंदर इस तरह मसाज कर रहे होते हैं ना, तो दांत में बड़ी आसानी हो जाती है और दांत बड़ी आसानी से निकल आते हैं। देखिए यहाँ पर हड्डियाँ नहीं हैं कि यहाँ पे हड्डियाँ टूट जाए, लेकिन यहाँ पे तो बड़े कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं, उसको बड़े ध्यान से वो करना होता है। यहाँ पे आप मसाज ज़रूर क्या करें, जब दांत आ रहे हो तो मसाज करने से बच्चा बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, दांतों की आपने बात की तो बहुत से वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, अपने बच्चों को कोई टैबलेट भी देते हैं दांत, ताकि वो इजीली जो है वो दांत आ जाएं। क्या ये सही तरीक़ेकार है या फिर वो प्रोसेस में इजी हो जाता है दांत आना, या वो टैबलेट नहीं देनी चाहिए? देखें, जो टैबलेट का आप कह रही हैं, दैट इज़ प्योर होम्योपैथिक इश्यूज़, होम्योपैथी की दवाएं हैं, उनका अगर आप देखें तो कोई रिसर्च फैक्टर्स नहीं है। होम्योपैथिक वर्ल्ड वाइड एसेज देखें तो कहीं नहीं है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही जो है वो लाइन से आप जाएं तो लाइन से बिक्री होती है, और उसकी कुछ सदाकत नहीं है। बट स्टिल मेन चीज़ ये होती है कि दांत निकलने के लिए हमें 2-3 चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है। ये चाहिए होता है कि हमारी जो जड़ों से चीज़ें जो निकल रही होती हैं, कोई एक फैक्टर है ना, तो टीथ के लिए बहुत अच्छा फैक्टर कैल्शियम है और विटामिन डी है, तो ऑफ कोर्स वो एक अलग से एडिशनली हम तो बच्चों जो न्यूबॉर्न्स पैदा होते हैं तभी हम विटामिन डी जो है हम स्टार्ट कर देते हैं, और विटामिन डी तो देना लाजमी है। और हम तो माँ को भी दे रहे होते हैं और बच्चे को भी दे रहे होते हैं कि माँ से भी ट्रांसफ़र विटामिन डी बहुत अच्छा हो जाए और बच्चे को भी अच्छा विटामिन डी मिल जाए कि उसकी ग्रोथ में या बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क, मतलब बहुत हेल्दी जो है उसकी वो जो है बॉडी शेप जो है डेवलप करे। ठीक है। टीथिंग प्रोसेस, मिथ्स एंड फैक्ट्स। अच्छा, टीथिंग में सबसे जो लोग हैं ना, वो यही वाली बात है जो हमें आपको बताई, जो आपने कि दवाएं इस्तेमाल कर लें, या देखिए टीथिंग जो है नॉर्मल प्रोसेस है। अब इसमें दवाएं इस्तेमाल करना, उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब एबनॉर्मल तरीके से, मतलब लोग इसमें कई दफ़ा बच्चा बहुत रो रहा होता है तो माएँ जो हैं या वालिदैन जो हैं वो सुलाने की मेडिसिन दे देती हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोटोकॉल। देखें ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, बच्चा रोएगा, बच्चा बल्ब कराएगा, अभी इसको पेन भी होगा। मैंने कहा मसाज इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट। कुछ एनेस्थेटिक हर्बल ड्रॉप्स आते हैं, हम एलोपैथिक इसमें यूज़ नहीं कर सकते, वो हम हल्का सा लगा देते हैं कि सूदिंग इफेक्ट हो जाए। ऐसे तो आप कोकोनट ऑयल लगा दें, वो भी सूदिंग इफेक्ट करता है। इट्स द बेस्ट थिंग कि कोकोनट ऑयल लगा दें, और वो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है और हेल्दी भी होता है, तो आप वो कर सकती हैं। दूसरा, टीथिंग में जो ख़ास बात है ना, वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बार बार आके पूछते हैं कि टीथिंग की वजह से बुखार हो गया, टीथिंग की वजह से डायरिया हो गया, टीथिंग की वजह से वॉमिटिंग्स हो रही हैं।
टीथिंग की वजह से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमारी जिस्म में सबसे बड़ी चीज़ जो बढ़ती है वो है बोन्स। बिल्कुल। हम इतने से इतने हो जाते हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं होती, एक्सेप्ट कि कभी ग्रोइंग पेन हो जाए वो एक अलग बात है, बट स्टिल हमारी बॉडी में कुछ नहीं होता। रोज़ हम बढ़ रहे होते हैं और रोज़ कम भी हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें कुछ नहीं होता। हाँ, इन्फेक्शन अगर हाँ बच्चा क्रॉल कर रहा है या बच्चा चलना शुरू हो गया है, दांत आ रहे हैं, आप टीथर दे रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि जब टीथर मुंह में जाएगा तो ऑफ कोर्स वो पेन कर मतलब इन्फेक्शन लेके टीथिंग जो है वो उसमें डालेगा। जब वो डालेगा तो खुद ब खुद बच्चा जो है परेशान भी होगा और इन्फेक्शन लेके आएगा और उसकी आदत भी ख़राब हो जाएगी कि उसको टीथर्स की आदत पड़ जाएगी या बीकर की आदत पड़ जाएगी या स्पेसर की आदत पड़ जाएगी। सारी चीज़ें जो हैं ये हाइजीन कंडीशन को ख़राब करती हैं और इससे इन्फेक्शंस लगते हैं। अब कुछ बच्चे आपने देखा होगा जब टीथिंग आ रही होती है तो चाबी मुंह में ले लेते हैं, चप्पल मुंह में ले लेते हैं। दैट आर द फैक्ट्स कि वो इन्फेक्शन कराते हैं। मिथ्स ये हैं कि ये नॉर्मल प्रोसेस है और उस पर कुछ ना किया जाए, कुछ नहीं होता, इससे इन्फेक्शन लग के तो आपने थोड़ा बहुत जो छोटी मोटी दवाएं हैं वो देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिथ्स हैं कि हमारे बच्चों को जो वो दांत निकाल रहा है इसलिए मोशन हो गए, दांत निकाल रहा है तो ये मसला हो गया, मतलब दांतों की निकलने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑफ कोर्स दांतों की निकलने की वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। ओके। इट्स एन इन्फेक्शन प्रोसेस जो आपको इन्फेक्शन कराता है, इसकी वजह से ही सारी चीज़। अब आप सोचें ना, मैं आपको कहूँ कि गंदा चम्मच जो है ज़मीन में पड़ा हुआ है या चाबी है, गाड़ी की चाबी होती है, जो भी चाबी है आप मुंह में लें उसमें कितने जरासीम होते हैं। इसी तरह चप्पल है, बच्चा मुंह में चप्पल ले लेता है तो वो इन्फेक्शन कॉजेज जो है ना वो इन्फेक्टिव कॉज करता है। ठीक है ये, और इसकी वजह से डॉक्टर साहब वेट भी बहुत रिड्यूस हो जाता है बच्चों का, तो बच्चों का वेट गिरना और बढ़ना, मतलब गिर रहा है तो उसको बढ़ाएं किस तरह से, और अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी एक खतरे वाली बात है, तो इन दोनों में ज़रा बताइएगा क्या करना चाहिए। देखिए, अगर वेट गिरता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि क्यों गिर रहा है। उसका आपको BMI ज़रूर चेक करना है, उसकी लेंथ बढ़ रही नहीं कर रही। अगर फ़र्ज़ करें बच्चा लंबा हो रहा है तो हमेशा आपको वेट जो है वो गिरता हुआ नज़र आएगा। गिरता हुआ मतलब आपको स्टैटिक लगेगा। अगर 10-15 किलो का था तो 15 किलो का रहेगा, बच्चा हाइट जो है वो लंबी हो जाएगी। तो एक वक्त थोड़ा सा हाइट भी बढ़ती है और फिर वेट थोड़ा सा स्टैटिक हो जाता है। हाँ, अगर वेट परसिस्टेंटली गिर रहा है, अगर फर्ज करें किसी को कोई भी बीमारी की वजह से 15 किलो से हो गया ये 12 किलो का, 3 किलो गिर गया, बट ऑन द वेट मशीन आपको पता होना चाहिए, उठाने से नहीं, तो आप इसको इन्फेक्टिव कॉजेज़ में लेंगे और इसको चेक करेंगे कि क्यों वेट गिर रहा है। उसकी फिर रीजंस बहुत सारी हैं कि क्यों गिर रहा है। कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई हार्ट डिजीज़ में चला गया है या फिर किडनी इश्यूज़ हैं या फिर कोई लिवर डिजीज़ हैं या फिर ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो वो वेट को गिराता रहेगा क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन कैलोरीज आपकी कम हो जाएंगी, तो आपका वेट गिरेगा। ठीक है। और बच्चों के हवाले से डॉक्टर साहब वेट, मतलब जो दांत आ रहे होते हैं जब भी वेट गिरता है तो एक नॉर्मल चीज़ है या फिर ऐसा कुछ होता भी है या नहीं? वो मिथ्स थे जो मैंने कहा, मिथ्स हैं ये। ओके। और एक फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए थी कि फैक्ट्स अलग हैं, मिथ्स अलग हैं। ये जो जितनी भी सारी चीज़ें आपने जो 4 सवाल किए वो मैंने मिथ्स के बता दिए और फैक्ट्स भी बता दिए कि फैक्ट्स में कुछ नहीं है, वो इन्फेक्शन कॉजेज है। मतलब ये अदील भाई का एक बहुत ही जोरदार सवाल आया था तो मैंने आपसे रिपीट। देखिए, आपने पहला ही सवाल किया कि टीथिंग के मिथ्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, तो मैंने मिथ्स भी बता दिए, फैक्ट्स भी बता दिए। मिथ्स का मतलब होता है कि लोगों की अजम्पशंस क्या होती है। वो तो बहुत है, हम पाकिस्तानियों की पता नहीं हम लोग कैसी कैसी बातें करते हैं और सोच लेते हैं। हम इसलिए सोचते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से अगर कोई पेरेंटिंग मेरी बात सुन भी रहा है ना, तब भी जाके वो अपने डॉक्टर से वापस दोबारा यही सवाल करेगा। तो हम सुन तो रहे हैं मगर बिलीव नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी बिलीव सिर्फ या तो मासियां हैं या घर की पड़ोसी 5वें घर की आंटी है जो बहुत एजेड है। दूसरा, हमारी जो घर में मासी आती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो गली नुक्कड़ पे जो लोग बैठे हुए होते हैं, दायां बैठी होती हैं या छोटे मोटे जो जर्रे बैठे होते हैं या क्वैक्स बैठे होते हैं, हम उनकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि डॉक्टर तो बन गया है मगर वो उसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना एक्सपीरियंस उस क्वैक को है या फिर उस अम्मा को है जिसने बच्ची को डिलीवर किया था, या वो अम्मा जो 5वें घर के पास रहती है जिनके पास सारी खवातीनें जाके मशवरे ले रही होती है मुफ्त में। ये अदील भाई कह रहे हैं ना, बड़ा लोगों का पक्का ईमान है इन बातों पे। लेकिन क्या कहते हैं, आपको बात बताऊँ, आप ये बताएं कि मेट्रो 1 न्यूज़ जो है
ये मुफ्त में सारे मशवरे अभी दे रहा है। बिल्कुल। और आप ये सिर्फ चीज़ें मिथ्स में लेके अपने दिमाग में बिठाएंगे और मिथ्स को लेके फैक्ट्स में नहीं डालेंगे और वो जाके दोबारा कहीं ना कहीं पूछेंगे। बिल्कुल, तो ये ऐसे ही। सारी चीज़ें बड़ी मिक्स प्लेट हो जाती है हमारे मुल्क में, क्योंकि हम इसको सीइंग इज बिलीविंग है ना बेसिकली। तो मैं तो हमेशा आप लोगों की कदर इसलिए करता हूँ कि मेट्रो वन न्यूज़ जो है छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के जो है वो सारे अवाम को डालने की कोशिश करता है, मगर अवाम को उस चीज़ पे भरोसा आना चाहिए बस। बिल्कुल। बेबी वॉकर का इस्तेमाल जो है डॉक्टर साहब, वो उसका इस्तेमाल जो है वो अच्छा है या फिर हार्मफुल होता है बच्चों के लिए? अगर मैं कहूँ तो बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है वो एक कहते हैं ना प्लेइंग स्पॉट कह सकते हैं। हाँ। देखिए छोटा बच्चा, आप अब मेरे लिए तो मेरे पास तो बच्चा जब माँ पेरेंट्स आते हैं ना तो 6, 8, 9 महीने के बच्चे का पूछ लेते हैं मुझसे कि वॉकर में डाल दें या डालावा आता है, वो डाल चुके होते हैं। क्यों? वही वाली बात है, मैंने कहा ना मिथ्स। कौन से किसने 5वें घर की अम्मा ने जो है वो बताया था कि वॉकर में डाल दो, कोई टेंशन नहीं है, बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा। कौन से मंथ की बात की डॉक्टर साहब आपने? 9 मंथ्स में भी बच्चे को वॉकर में डाल देते हैं। ओके। 6 मंथ में भी डाल देते हैं, कितने लोग तो 6 मंथ में डाल देते हैं। ओके। तो कई दफ़ा ये जो वॉकर वाली चीज़ है ना, देखिए उस वक्त हड्डियाँ मजबूत हो रही होती हैं, एक माइलस्टोन्स डेवलप कर रहा होता है बच्चा। 6 महीने का बच्चा तो ऑफकोर्स उसके माइलस्टोन्स क्रॉल के नहीं होते हैं। हाँ। तो आपके बच्चा 9 महीने का बच्चा क्रॉल के उस पर आता है, आप इसको क्रॉल करने दें, सारे माइलस्टोन्स डेवलप करने दें उसको। कोशिश ये करें जब ये बच्चा क्रॉल करके जब खड़ा हो तो टेबल के इर्द गिर्द या कुर्सी के इर्द गिर्द खड़ा हो, ज़्यादा बेटर है निस्बतन के आप इसको वॉकर में डालें, क्योंकि इसकी देखिए ये वाली हड्डियाँ जो है ना कमज़ोर होती हैं और उसको वो जो मजबूती आती है वो वॉकर में नहीं आ सकती, क्योंकि वॉकर में वो चीज़ें हमेशा लिटक जाती हैं। ओके। तो बेहतर ये है कि यू शुड स्टार्ट द माइलस्टोन्स विद अ नेचुरल प्रोसेस। जितना नेचुरल प्रोसेस पे होगा इतना ज़्यादा बेटर है। ओके, मतलब इसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ तो बिल्कुल आपने सही बात की कि 9 महीने क्या 6 महीने में भी वॉकर में बिठा देते हैं। अच्छा, क्रॉलिंग बहुत से बच्चे नहीं करते, तो मतलब क्या इसका तरीक़ेकार है? बच्चा करेगा ही लाजमी क्रॉलिंग अगर आप करने देंगे तो, या कुछ बच्चे जो है हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है? अच्छा, कुछ बच्चे बड़े मुख्तलिफ होते हैं कि कोई बच्चे डायरेक्ट 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के हुए और 9 महीने पे बड़े फास्ट होते हैं, वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनके पावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स पावर कहाँ से आता है? वो यूट्रस से अंदर से आता है, माँ की फीट से प्रॉपर आता है, माँ की तवज्जो से आता है। माएँ जितनी अच्छी तवज्जो दे रही होती हैं इतना बच्चा जो है माइलस्टोन्स अच्छे डेवलप करता है। तो बेहतर ये है कि माइलस्टोन्स को प्रॉपर नेचुरली डेवलप करने दें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा कई दफ़ा चीज़ें खुद ग्रो जो करता है, जैसे खाना खाना खुद शुरू करता है, बैठना खुद शुरू करता है, ये माइलस्टोन्स हैं। इसी तरह क्रॉल, अब क्रॉल के 2 फैक्टर्स हैं। अगर क्रॉल प्रॉपर नहीं कर रहा तो डोंट वरी, अगर उसके पावर्स सही हैं, अगर आप फिजिशियन के पास जा रहे हैं, प्रॉपर पीडियाट्रिक फिजिशियन के पास जा रहे हैं, उसके माइलस्टोन चेक करता है और 9 महीने के बच्चे को अगर ऐसे खड़ा करता है और वो खड़ा हो जाता है, उसके पावर्स सही हैं और विद 50 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 50-60 सेकेंड्स खड़ा हो जाता है उसी पे, इसका मतलब इसके पावर्स बहुत अच्छे हैं। तो डोंट वरी एट ऑल के कई दफ़ा जो बच्चा क्रॉल नहीं करे और डायरेक्ट खड़ा हो गया है, थोड़ा बहुत तो क्रॉल करेगा। अच्छा, क्रॉल के भी 2 चीज़ें होते हैं, एक तो बच्चा बड़ा रेंग के क्रॉल करता है, एक बच्चा घूम घूम के क्रॉल करता है, दूसरा एक बच्चा होता है फ़कीरों की चाल की तरह बॉटम शफलर की तरह करता है, ऐसे हाथ बैठ के और वो कर रहा होता है। तो अलग अलग किस्म के भी क्रॉल्स हैं। तो कई दफ़ा हम सोच रहे होते हैं कि सिर्फ क्रॉल ऐसे होता है, तो ज़रूरी नहीं है। कई दफ़ा बच्चा पलटी खा रहा होता है, वो भी क्रॉल माइलस्टोन्स है और डायरेक्ट खड़ा हो जाता है। कई दफ़ा बच्चा बैठ के घसीटने की कोशिश करता है अपने आप को, उसको कहते हैं बॉटम शफलर, वो बड़ा एक्सेप्शनल क्रॉल है। उस पे माएँ जो है बड़ा परेशान हो जाती है कि हमारा बच्चा तो कोई अबनॉर्मल है, क्या है? वो अबनॉर्मलिटी नहीं है, वो नॉर्मल फिनोमेना है ऑफ ए क्रॉलिंग सिस्टम। और बच्चा फिर उसके बाद खड़ा हो जाता है। ठीक है, आप इसको खड़ा होने दें, टेबल पे सहारा दें, कुर्सी पे सहारा दें, खुद खड़े रहें। कोशिश ये करें कि जहाँ ये खड़ा हो रहा हो वहाँ पे ज़मीन ना हो, वहाँ पे कोई कारपेट हो या कोई ऐसा फोमी एरिया हो, फोमी एरिया नहीं जहाँ पे वो गिर जाए फोम पे, लेकिन इस तरह का कारपेट हो कि वो गिरे तब भी इसके कहीं चोट ना आए, स्पेशली सर पे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कब से क्रॉलिंग करना बच्चों को स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, बच्चा 8, 9 महीने, 10 महीने पे क्रॉल कर लेता है, ठीक है, नॉर्मली। अगर कई दफ़ा कुछ बच्चे थोड़े से डिलेड होते हैं तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे डिले क्रॉल करते हैं, कुछ बच्चे
डिले वॉक करते हैं, तो कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। आपको देखिए बहुत सारी जो छोटे छोटे माइलस्टोन है वो चेक करने होते हैं, जैसे कि बच्चे ने गर्दन प्रॉपर अपने वक्त पे ठहराई, बच्चा बैठ गया विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट, 6 मंथ्स पे विदाउट सपोर्ट, 6 मंथ्स प्लस हो गया विदाउट सपोर्ट बैठेगा, विद सपोर्ट पहले बैठेगा, फिर इसके बाद जो है हल्का हल्का इसके पावर आएगा कि उठाए। अब कितने दफ़ा तो मैं 4 महीने के बच्चे भी उठा रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको पावर होता है, ऐसे उठना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह। वो माशाल्लाह से वो चीज़ें देखे वो होती हैं मदर की पूरी ग्रोथ पे। माँ ने अपने अंदर कितना वार्म है और माँ ने दूध में कितना न्यूट्रिशन इसको दिया है, इससे बच्चा बड़ा पावरफुल बिल्कुल होता है। डॉक्टर साहब, ये भी बात अभी कंटिन्यू करते हैं कि बच्चे की गर्दन कितने टाइम में ठहरनी चाहिए। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते से। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते से। बढ़ते डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, जैसे बात अधूरी छोड़ के गए थे कि बच्चों की गर्दन जो है उसको ठहरने में कितना टाइम लगता है, 4 महीने 5 महीने या इससे भी, अगर बच्चा गर्दन टाइम पे नहीं ठहरा रहा तो भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि माइलस्टोन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बॉडी का माइलस्टोन है ना वो गर्दन ठहराना है। ठीक है। वो ठहरता है 3 और 4 महीने के बीच में। डिले का मतलब है उसमें डिले को हम डिले ही कहते हैं। ओके। उसको डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो ऐसे रहेगा। अगर वो 6 महीने में आता है तो उसको हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो माइल्डली डिलेड है या लेटली डिलेड है। अगर आपको 3 महीने का बच्चा आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं मिलता, स्माइलिंग फेस नहीं मिलता, गर्दन ऐसे ऐसे नहीं घुमा रहा 3 से 4 महीने में, और फिर अपनी गर्दन को स्ट्रेट नहीं कर रहा, ये 3 माइलस्टोन्स एक साथ ही आगे पीछे ही आ रहे होते हैं, इसका मतलब थोड़ी सी परेशानी है। इसी में ही 3 और 6 महीने के बीच में हियरिंग एक माइलस्टोन आ रहा होता है कि आप देखते हैं बच्चा बहुत चौंकना शुरू होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है 3 और 6 मंथ्स में। तो ये 3 और 6 महीने में 3-4 माइलस्टोन्स एक साथ आते हैं। इसके बाद अगर फर्ज करें कि आपको लगे कि 6 महीने हो गए और बच्चे ने गर्दन नहीं ठहराई है या बच्चे में पावर नहीं आ रहा है बैठने का विद सपोर्ट, और 6 महीने प्लस हो गया, गर्दन भी नहीं ठहराई, विद सपोर्ट बैठ भी नहीं रहा, फिर विदाउट सपोर्ट भी नहीं बैठ रहा, आई मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं है और सेंस ऑफ हियरिंग भी प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अबनॉर्मलिटी है। ठीक है। जब डॉक्टर के पास जाएगा, ये सारी चीज़ें सुनाएगा 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स पे, तो डॉक्टर पहला क्या काम करेगा, पहले बच्चे को ऐसे करके उठाएगा और सारे माइलस्टोन चेक करने के बाद ऐसे उठा के चेक करेगा कि जैसे मैं हवा में एक बच्चे को ऐसे उठा लिया तो मैं चेक करूँगा कि इसके जो रिफ्लक्स हैं वो कैसे हैं, उसको कहते हैं पैराशूट रिफ्लक्स। वो जो गर्दन है वो प्रॉपर इसने लहराई और जैसे हम उसमें उड़ने की कोशिश करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से अपने हाथ को उड़ा रहे हैं या नहीं उड़ा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है। अगर वो पैराशूट रिफ्लक्स नहीं आया और बच्चे ने अपने बॉडी को पूरा ढला लिया और पूरी कमर को भी नीचे लेके चला गया, इसका मतलब के अंदर कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। ओके। वो शायद बच्चा सेरेब्रल पैल्सी की तरफ तो नहीं जा रहा, तो फिर उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है। उसकी कुछ चीज़ें हैं, उसकी पुरानी पहले हिस्ट्री देखना ज़रूरी है कि प्रीनेटली का मतलब माँ के पैदाइश से कुछ घंटे कुछ आवर्स पहले बच्चा अंदर जो था उसका सीटीजी कैसा था, माँ का हार्ट रेट कैसा था, माँ का ब्लड प्रेशर कैसा था, बच्चे के अंदर की सीटीजी की हार्ट रेट कैसी थी, बच्चे की मूवमेंट कैसी थी, माँ के अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड कैसा था, वो सारी चीज़ें ठीक थी नहीं की, माँ की कहीं ऑक्सीजनेशन कम तो नहीं हुई। ये प्री नेटली की बात बता रहा हूँ। नेटल में ये चेक करना है कि बच्चा जब पैदा हुआ फ़ौरन रोया नहीं रोया, अगर नहीं रोया तो कितनी देर बाद रोया, उसको रुलाने के लिए क्या किया, फिर एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसको फिट्स तो नहीं पड़ गए, अगर खुदा ना खास्ता फिट्स भी नहीं पड़े, कोई एपिसोड नहीं हुआ, आगे जाके कहीं जॉन्डिस हाई तो नहीं हो गया जिसकी वजह से भी ब्रेन डैमेज होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये चेक करने हैं कि विद इन आवर्स और विद इन मिनट्स और विद 30 डेज कोई ऐसा एपिसोड तो नहीं हुआ जिसकी वजह से बच्चा डिफेक्ट हो गया हो। या कुछ बच्चे तो हमारे पास 3 साल पे आ रहे हैं और तकरीबन 1.5 साल पे उसको फिट पड़े जोरदार किस्म के और डैमेज हो गया। तो 2 साल तक आपके ब्रेन और बॉडी की डेवलपमेंट और माइलस्टोन्स डेवलप्ड हो रहे होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि बच्चा गिर ना जाए, बच्चे को हाई ग्रेड फीवर ना हो जाए, बच्चा छोटा है तो जॉन्डिस ना हो जाए, बच्चे की शुगर लेवल कम ना हो जाए, बच्चे के इलेक्ट्रोलाइट सही हों, प्रॉपर हों, बच्चे को
किसी किस्म की भी मेनिंजाइटिस ना हो जाए, कोई डिजीज़ और किस्म की ना हो, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। लेकिन कब और कैसे, कौन करेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो गली मोहल्ले के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे परहेज़ क्या करें, क्योंकि वो उस चीज़ की ना ट्रेनिंग किए हुए होते हैं, ना उनको न्यूनेटोलॉजी का पता होता है, ना उनको ऐसे कुछ पता होता है। देखिए वो तो MBBS करके प्रॉपर तरीके से MBBS किया, हाउस जॉब किया और बैठ गए अपनी क्लिनिक पे। बिल्कुल। इनको न्यूबॉर्न्स का या पीडियाट्रिक का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हम जा रहे होते हैं, चालू दवाई ले रहे होते हैं, इनकी एक वर्ड होता है, हम फैमिली डॉक्टर के पास गए थे, फैमिली डॉक्टर ने ट्रेनिंग ही नहीं की बच्चे में, तो आप कैसे कह सकते हैं फैमिली डॉक्टर है। दूसरा, वो जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो एक चालू अपनी दवाई दे रहे होते हैं, उसका कोई अता पता कुछ नहीं होता कि कौन सी दवाई है, क्या उसमें है, और बच्चों को भी चल रही होती है। बिल्कुल। बच्चों को उसमें एंटीबायोटिक भी चल रही होती है उसी बोतल में, उस बोतल में ही पता नहीं क्या बुखार की भी चल रही होती है, पेट की भी होता है, वो क्या होता है आज तक किसी को नहीं पता। तो ऑफ कोर्स इसके लिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और सबसे ख़ास बात है, देखिए ये शायद एशियन रीजन में भी, शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में ये होगा शायद मेरे ख्याल से, लेकिन दूसरे ममालिक में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो डब्बे में से दवाएं निकाल के दी जाए। आज तक हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है, और वो क्या इसका मसला ये है कि हमारे यहाँ जो केमिकल मार्केट है ना, वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। दूसरा अद्वियात हैं, अद्वियात को जहाँ AC में रखना चाहिए, जहाँ फ्रिज में रखना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसी कोई सिस्टम, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। लोगों को अभी तक नहीं पता कि इसको रखने का तरीका क्या होता है, और दवायाँ कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए। वो तो जो बस, अच्छा कितने दफ़ा मेरे पास लोग आ रहे होते हैं जनरल फिजिशियन से, एंटीबायोटिक्स लिखवा के आए हैं, या जो भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स लिखवा रहे हैं, दवायाँ नहीं ज़रूरत है वो भी लिखवा रहे हैं, और वो लिखे जा रहे हैं, वो लिखते जाते हैं। अच्छा उनको ये नहीं पता होता कि अगर मुझे पता है कि मैं प्रोबायोटिक लिखूंगा तो मुझे पता है कि मुझे प्रोबायोटिक का क्या रोल है, मैं प्रोबायोटिक्स क्यों दे रहा हूँ जी। अगर मैं दे रहा हूँ आइबुप्रोफेन दे रहा हूँ, या मेफेनेफिक एसिड दे रहा हूँ, या पैरासीटामोल दे रहा हूँ, तो मुझे पता है किस डोज से देना है। आई नो द कैलकुलेशन ऑफ द डोज। मतलब हमारे पीडियाट्रिक्स में एक खास बात है, हर चीज़ एक फार्मूला से दी जाती है। ओके। तो वहाँ पे तो फार्मूला वाला चक्कर ही नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ बस बॉटल में भर के दे दिया जाए, वो फार्मूला है। ओके। हाँ। अच्छा, अदील भाई का सवाल है कि वो कोई बोलते हैं लोग कि भाई मेरा बेटा बीमार था, उसके पेट में दर्द था, तो दूसरा पड़ोसी या कोई भी बंदा बता देता है कि भाई मेरा भी बेटा बीमार था, उसने भी ये दवाई खाई थी और तुम भी ये खिला दो तो सही हो जाएगा। इसका हल कैसे तलाश करें, कैसे इससे निजात हासिल करें? निजात ये है कि मेट्रो न्यूज़ को मैं कहता हूँ ना अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मेट्रो न्यूज़ को थैंक्स भी बोलना चाहिए लोगों को कि जितनी नॉलेज मेट्रो न्यूज़ 1 घंटे की मुझे 1 हफ्ते में बुला के लेता है, वो मैं कहता हूँ कि कोई पूरे पाकिस्तान का चैनल इतना क्लियरली इतने छोटे छोटे टॉपिक्स कभी नहीं उठाता। बिल्कुल। तो सलूट टू योर टीम एंड योर एफर्ट्स कि देखिए किसी की दवाई किसी पे क्या काम करेगी आप बताएं। Exactly. किसी का मर्ज अगर पेट में दर्द है और उसको गैस है, वो गैस की दवाई लेगा। किसी को उसी पेट में यूरिन का इन्फेक्शन है, उसको भी पेट में दर्द है। किसी को लिवर में प्रॉब्लम है और लिवर का प्रॉब्लम है, उसको इन्वेस्टिगेट के बगैर वही दवाई दे दे तो लिवर का काम तो नहीं करेगा। किसी को पैनक्रियास का दर्द है, किसी को स्प्लीन का दर्द है, तो पेट के अंदर तो बहुत सारे वो हैं। तो हमें कैसे पता चले कि पेट के अंदर क्या मसला था और क्या दवाई देनी चाहिए थी। फिर अगर फर्ज करें इन्फेक्शन है और आंत सूज गई है या कहीं स्टोन्स हैं, उसका इलाज भी डिफरेंट है। बिल्कुल। तो अब तो अदील भाई को भी पता चल गया होगा कि हर चीज़, हर पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारे अलग अलग किस्म के पेन्स हैं और अलग अलग किस्म की दवाएं आती हैं। नहीं, वो तो अपनी जगह पे पक्के थे, उनसे कोई मौसूफ बहस कर रहे थे तो वो कह रहे हैं मेरी बहस हो गई थी, जो आपने बात की वही उन्होंने की। Of course, लेकिन मसला यही है कि भाई वो जो दूसरे बंदे थे वो बहस कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि आपकी टीम में जितनी सलाहियत है, और मैंने आपको कहा ना कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोग उठाते हैं, थैंक्स टू अदील भाई कि ये सवाल किया और मैंने आज का जवाब भी दिया कि ये ऑल मिथ्स हैं। मैंने कहा ना मिथ्स और फैक्ट्स में बहुत फ़र्क होता है। लोगों ने कह दिया, मैंने कहा ना वो अम्मा जो 5वें घर के रहती है, वहाँ लोग जाके रोज़ मशवरे ले रहे होते हैं और वो गलत मशवरा दे रही होती है। बिल्कुल। और बच्चे को जितना नुकसान, बच्चे को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अडल्ट को,
प्रेग्नेंट वुमन को जितना नुकसान पहुंचाती हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओह माय गॉड, सच में ये बहुत बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो जाता है। अच्छा, एक बच्चों के हवाले से क्योंकि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, नैपी रैश बहुत ज़्यादा जो है वो एक तकलीफ दे मरहला होता है जब न्यूली पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चों को नैपी रैश हो जाते हैं। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रीम्स तो चले जब बाद में आता है, लेकिन उससे पहले वो टोटके इस्तेमाल करते हैं, और टोटकों में जब वो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल होता है, पता नहीं कौन कौन सी अशिया का इस्तेमाल जो है वो बच्चों को नैपी रैश के लिए कर रहे होते हैं कि उनके नैपी रैश ठीक हो जाए। तो ये जो होते हैं फैक्टर्स, ये जो हम लोग कर देते हैं, हमारी आवाम कर देती है, ये हमारे बच्चों के लिए कितने ज्यादा हार्मफुल साबित होते हैं? पहले तो ये बताऊं कि नैपी रैश सिर्फ नैपी के एरिया पे होता है। बिल्कुल। अगर कोई स्किन डिजीज होगी तो कहाँ होगा? पूरी बॉडी पे होगी। एग्जैक्टली। अगर नैपी रैश नैपी के एरिया पे हो रही है तो वहाँ पे सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? पैम्पर, फिर यूरिन और फिर इंसानी फजला जो स्टूल होता है। अगर फ़र्ज़ करें ये तीनों चीज़ें वहाँ पे हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई नेग्लिजेंसी है, या डिले ऑफ पैम्पर का चेंज है, या कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से वहाँ पे जाके वो रैश पड़ जाते हैं। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन की वजह से भी पड़ सकते हैं, बट सिर्फ वहाँ क्यों, पूरी बॉडी पे होने चाहिए। सिर्फ वहीं इसलिए होते हैं कि वो एरिया इतना है कि वो एरिया प्रेशर वाला एरिया है। Exactly. वहाँ वो चीज़ जमा हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका बच्चा, आप पैम्पर कंजूसी कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स पैम्पर आजकल बहुत महंगे हो गए हैं और पैम्पर शुरू से ही महंगे हैं और शुरू से ही नैपी रैश हो रहे हैं। अच्छा, जब एक ज़माने में लंगोट बांधा जाता था तो कभी भी रैश इतने नहीं होते थे जितना जब से पैम्पर आया है रैश ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप चेंज करने में आपका दिमाग होता है। जैसे कि आप किसी भी घर में एक ले लें, एक बजट होता है, तो बजटिंग में पैदा हो गया बच्चा तो 2 बजटिंग तो आजकल बहुत फजूल है। मैं कहता हूँ एक पैम्पर दूसरा जो है टॉप फीड। जब वो दोनों चीज़ें सस्ते में हो सकती हैं तो आप क्यों बिला वजह पैम्पर को इस्तेमाल करते हैं और टॉप फीड को इस्तेमाल करते हैं? दोनों चीज़ें फ्री में प्रॉपर तरीके से मिल सकती हैं घर में। लंगोट इस्तेमाल करें तो सिर्फ धोना है प्रॉपर तरीके से और पहनाते रहें। इसी तरह अब होता क्यों है? होता इसलिए कि डिले आपने, जैसे अगर किसी बच्चे ने पेशाब पखाना कर दिया है तो होता यह है कि वहाँ पे वो डिले और चेंज हुआ ना, तो अब वहाँ पे एसिड भी हो गया और बेस भी हो गया, वो जगह डीऑक्सीजनेशन हो जाती है और फिर वेट भी हो जाती है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो खुद ब खुद वहाँ पे जो ना स्किन जो है वो निचुड़ जाती है। आप जैसे अगर पानी में ज़्यादा हाथ डाल दें नॉर्मल पानी में तो आपकी स्किन फोल्ड होना शुरू हो जाती है, आपने देखा होगा, रिंकल्स बन जाते हैं। वो गुड साइन है, बुरी साइन नहीं है। बट अगर उसमें आप एसिड में डाल दें, हल्के से एसिड में, और उसमें बेस मिलाएं और थोड़ा सा पानी मिला के आप थोड़ा सा हाथ डालें तो आपका हाथ जो है स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज़ अ कॉज ऑफ नैपी रैश। अगर नैपी रैश हो रहे हैं तो आपको उसको चेक करना है, आपको उसी वक्त पैम्पर को डिक्रीज कर देना है। ठीक है। फिर इसके बाद हर वक्त, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बात बताई, जो लोग ज़्यादा यूज़ करें वो वाइप्स यूज़ करते हैं। जी, वाइप्स का भी बहुत अच्छा, वाइप्स जो है सही प्रॉपर तरीके से वाइप्स जो हैं वो अल्कोहलिक वाले होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी बात कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोग कहीं जाएंगे, मैं देखते रहिए मुस्कुराते से। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते से। बढ़ते डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब की जानिब। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, वो वाइप्स का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। वाइप्स सबसे खतरनाक चीज़ तो पैम्पर की ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ होती है वो वाइप्स होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें अब उस जगह पे रेडनेस आ गई है, आपने जैसे ही वो अल्कोहलिक वाले वाइप्स यूज़ किए, वहीं से स्किन, मैंने आपको कहा ना कि एसिड जहाँ लगेगा या बेस लगेगा तो वहाँ पे वैसे ही रेडनेस हो गई है और झुलसी वाली स्किन हो गई है, बुड़चुड़ हो गई है। अब आपने वहाँ पे वाइप से इसको स्क्रैच किया, फ्रिक्शन मारा और वहीं पे जो है वो स्किन उतर गई वहाँ से। वो है प्रॉपर तरीके से रैश, इसमें रेडनेस आ जाती है, बिल्कुल बच्चा बलक के फिर रो रहा होता है और कई दफ़ा उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। दैट्स अ वर्स्ट रैश। तो उसकी सबसे, देखिए, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें इम्पोर्टेड या लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ख़ास चीज़ें ये कि पहले तो आपके पैम्पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, वाइप्स छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, ये जो कॉर्नफ्लावर की बात की, ठीक है, वो बहुत कदीम ज़माने का एक टोटका है। जैसे कोकोनट ऑयल है, सूदिंग इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। बेकिंग पाउडर जो होते हैं ना, ये जो बेकिंग पाउडर्स होते हैं, वो एक बेकिंग पाउडर एक अल्कोहलिक चीज़ है, उससे वॉश करना या इसको पानी में बिठाने से वो जगह जो है एसिडिक जो है वो अल्कोहलिक हो जाती है, ओके, जिसको कहते हैं सोडा बाइकार्ब। तो सोडा
बाइकार्ब जो है वो आपकी अल्कोलॉटिक एरिया को ड्रॉ कर देता है। इसके बाद हर वक्त कुछ चीज़ से वॉश करें, फिर उसको ड्राई ज़रूर करें। देखिए एक नॉर्मली एक आपको बात बताऊं, कई दफ़ा क्या करते हैं, हमने वॉश किया, कई दफ़ा वॉश करते हैं उसी वक्त पैम्पर पहना देते हैं जल्दबाजी में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अगर हम शावर लें और प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को सोक ना करें, हाँ। अगर सोक नहीं करते और कपड़े पहन लेते हैं तो आप थोड़ी देर में आप देखें कि आपके अगर अंडर गारमेंट्स पहने हैं आपने, या आपने अंदर कोई सख्त किस्म का कपड़ा पहन लिया है, थोड़ी देर में आपको इचिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। स्पेशली आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको चेक करें। देखिए अडल्ट के लिए हो, बच्चों के लिए हो, प्रॉपर तरीके से इसको ड्राई करना है। क्योंकि देखिए एक्जिमा भी अगर है कि स्किन के इन्फेक्शन भी है ना, तो हम पहले कहते हैं भाई पहले इसको वॉश प्रॉपर करो ऐसे लिक्विड सोप से कि जो आपके मॉइस्चर रखे, इसके बाद इसको प्रॉपर ड्राई करो। ड्राई नहीं करते हैं और फौरन कपड़े पहन लेते हो तो अब आप रैश पे उसी वक्त आ जाएं। बिल्कुल। अगर प्रॉपर तरीके से आपने वॉश तो कर लिया मगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं किया तो खुद ब खुद जो है उधर रैश बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर पानी के साथ यूरिन भी आएगी, स्टूल भी आएगा। फिर आपने ड्राई करने के बाद अगर सेफ्टी रखनी है तो वेजलीन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। वेजलीन नहीं है तो कोकोनट ऑयल लगा दें, लेकिन गाढ़ा वाला लगाएंगी, वेजलीन भी गाढ़ी वाली लगाएं। अगर हल्की सी भी रेडनेस आ गई है तो जिंक ऑक्साइड पेस्ट मिलता है, उसके साथ कैस्टर ऑयल मिला के लगाएं। थोड़े दिनों में ही अगर आपने पैम्पर छोड़ दिया है, आपको कोई दवा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया वो करें, 5-6 दिन में रैश गायब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको कोई दवाई लेने की, किसी डॉक्टर के पास जाने की उस वक्त जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाइब्स का इस्तेमाल, और डॉक्टर साहब ये जो एक पॉटी ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ, ये भी तो होता है ना, उसको भी हम बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि 3-4 साल का बच्चा है वो पैम्पर यूज कर रहा है, ये भी तो हार्मफुल है। 3-4 साल का बच्चा, मेरे पास तो कुछ 12-12 साल, 8-8 साल, 9-9 साल के बच्चे आते हैं, वो कहती हैं कि बॉटल अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें ये चीज़ें माएँ सिखाती हैं, ये खुद बच्चा नहीं सीखता। दिस इज एन ट्रेनिंग प्रोसेस। अगर ट्रेनिंग में आपने अगर बॉटल को इस्तेमाल करते हुए रखा है तो ऑफकोर्स वो नहीं छोड़ेगा। इसी तरह आपकी जो पैम्पर है, अगर आपने इसको पैम्पर ट्रेन 10 महीने, 11 महीने, 1 साल पे नहीं करना शुरू हुआ तो वो कभी भी टॉयलेट ट्रेन नहीं होगा। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस, इज ए माइलस्टोन। आपको सिखाना है। आपको कोई कहे कि भाई 3-4 साल का बच्चा है, पैम्पर पहना हुआ है, तो ऑफकोर्स आप तो उसको मतलब ग्रांटेड लेंगे ना। आप कहेंगे यार कि ये तो कैसी माँ है या कैसे पेरेंट्स है जो उसको पेरेंटिंग ही नहीं आती। बिल्कुल। पेरेंटिंग सीखना, देखिए वो कौन सिखाता है आपको, कौन सिखाता है आपको? भी अच्छा पीडियाट्रिशियन सिखाता है। बिल्कुल, एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी नेमत है। तो डॉक्टर आपके पास है, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हैं, बिल्कुल डॉक्टर तो वो आपको ज़रूर हर चीज़ सिखाएंगे और आप ज़रूर विजिट करें हमारी क्लिनिक। तो ऑफ कोर्स आपको छोटे छोटे जो सवालात होते हैं, ऑफ कोर्स मैं दूसरा तरीका। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया जी नाज़रीन, यहाँ पर हो गया टाइम खत्म। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ और मुस्कुराते सुफिया मानिल। अल्लाह हाफिज़।